Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study English grammar based on sentence, noun, pronoun, verb. First monthly test 2023-24 क्लास 9th 10th स्टूडेंट्स, ये हमने जो मंथली टेस्ट का यहाँ पर एक पेपर बनाया है, पैटर्न है, मॉडल है। यह है सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब पर आधारित MCQs क्वेश्चंस हैं। आशा करते हैं कि इसमें से आपको काफ़ी हद तक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा और क्वेश्चन पेपर को हल करने में आपकी हेल्प होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसे हमने चैप्टर के अनुसार 5-5 क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला है ये, चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू टेल द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्यों का प्रकार बताने के लिए सर्व उपयुक्त विकल्प को चुनना है। नंबर 1 है, दीज गर्ल्स आर सिंगिंग सॉन्ग्स। ये लड़कियां गीत गा रही हैं। जो सेंटेंस है इसका प्रकार बताना है। ए असर्टिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस है। बी निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक है। सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। डी इंपेरेटिव सेंटेंस या आज्ञावाचक सेंटेंस है, वाक्य है। तो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के शुरू में दीज गर्ल्स सब्जेक्ट है और अंत में ये फुल स्टॉप आ रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए। नंबर 2, डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई। क्या पक्षी आकाश में नहीं उड़ते हैं? तो इसका हमें प्रकार बताना है। ए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। बी निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। सी अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। डी इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो स्टूडेंट्स, ये डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, तो ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है और उसके साथ साथ निगेटिव भी है, क्योंकि इसमें नोट आया हुआ है। ये नोट आया हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गया। अगर इसमें नोट नहीं होता तो इसका ए ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें नोट भी है तो इसे निगेटिव कहा जाए नहीं, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव भी है, इसलिए हम इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहेंगे। सही ऑप्शन इसका होगा डी। नंबर 3, ब्रिंग योर बुक टू मी। अपनी किताब को मेरे पास लाओ या मेरे पास अपनी किताब लाओ। तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है? ए ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। बी इंपेरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य। सी असर्टिव सेंटेंस, विधि सूचक वाक्य। डी इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पर सेंटेंस के शुरू में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अंत में ये
फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो इस प्रकार से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस के शुरू में होती है और अंत में फुल स्टॉप आता है तो सेंटेंस इम्पेरेटिव होता है और इसमें सब्जेक्टिव छिपा हुआ होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, ही केम टू मी एंड गेव मी 10 रुपीज। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, एंड गेव मी 10 रुपीज, और मुझे 10 रुपये दिए। तो ये सेंटेंस किस प्रकार का है? ए असर्टिव, विधि सूचक। अब देखिए सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट तो है और एंड में फुल स्टॉप भी आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा असर्टिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। बी कंपाउंड सेंटेंस, सी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में स्टूडेंट्स एक ही फाइंड वर्ब होती है, लेकिन इसमें 2 फाइंड वर्ब हैं, एक तो केम है और दूसरी गेव है। तो ये सिंपल सेंटेंस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइंड वर्ब होती है। डी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस ऐसे 2 सेंटेंस होते हैं जिनमें कम से कम 2 फाइंड वर्ब आती ही आती हैं। ठीक है, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स? तो इसके लिए हम कंजक्शन लर्न करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं। तो हम आपको कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कुछ कंजक्शंस यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे एंड होता है, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ डॉट डॉट एंड, अदरवाइज, एल्स, और, आइदर और, नाइदर नॉर, ये विकल्प वाले कंजक्शंस हैं, अल्टरनेटिव। इसके बाद आते हैं एडवर्सेटिव कंजक्शंस, बट, येट, स्टिल, वाइल, वेयर एज, नेवरदलेस। इसके बाद आते हैं इलेटिव कंजक्शन, रिजल्ट वाला बताने वाले कंजक्शंस, सो, दस, हेंस, देयरफॉर, फॉर। ये कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। तो इसलिए ये हमारा सेंटेंस ही केम टू मी एंड गेव मी 10 रुपीज कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आ रहे हैं। हमने केवल यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बताए हैं, इन्हें आपको लर्न करना है। सेंटेंस नंबर 5, रवि फेल्ड बिकॉज ही वॉज केयरलेस। रवि फेल हो गया क्योंकि वह लापरवाह था। तो इसमें सेंटेंस का हमें टाइप बताना है। ए नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, तो इसमें नॉट तो कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ। बी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य, इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं है, जो इस प्रकार से होता है वो नहीं है, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं है। सी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मिश्रित वाक्य। डी कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। तो कंपाउंड सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हमने आपको इससे पहले बताए थे। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कुछ मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ। एक तो इसमें ये बिकॉज ही दे रखा है, ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से प्रयोग होने वाले कंजक्शंस यदि हम यहाँ पर आपको बताना चाहें तो उन्हें आप लर्न करें, जिसको
लर्न करने के आधार पर आप कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस हैं जो नाउन क्लॉज में आते हैं, दैट, हु, होम, हुज, विच, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, ये नाउन क्लॉज में प्रयोग होने वाले होते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले। तो एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शन भी लगभग वही होते हैं जो नाउन क्लॉज में होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग हो जाता है। इसमें कंजक्शन और आता है एक्स्ट्रा, एज। एडजेक्टिव क्लॉज में कंजक्शंस का अर्थ जैसे निकलता है, दैट मीन्स जो या जिसे, हु जो या जिसने। तो इस तरह से एडजेक्टिव क्लॉज में प्रयोग होने वाले कंजक्शंस का अर्थ आता है। इसके बाद आता है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज में प्रयोग होने वाले जो कंजक्शंस होते हैं वो इस प्रकार है, व्हेन जब, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, एज सून एज ज्यों ही, क्यों ही के लिए कॉमा लगाएंगे, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, टिल, अनटिल। ये हमारे टाइम वाले कंजक्शंस हैं। पर्पज वाले दैट, की, सो दैट ताकि, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि। लेस्ट के बाद मॉडल केवल और केवल शुड आती है और नोट का प्रयोग नहीं होता। लेस्ट के बाद जो शुड आएगा मॉडल, उसमें उसके बाद नोट नहीं आता है। रीजन आता है बिकॉज, यहाँ दे ही रखा है, एज, सिंस चूँकि। इसके बाद कंडीशन, कंडीशनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, कंडीशन को शो करने वाले कंजक्शंस होते हैं, इफ़ यदि, अनलेस यदि नहीं, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि। इसके बाद रिजल्ट वाला सो डॉट 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 दैट, इतना कि। उसके बाद आता है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट में ऑल दो, यद्यपि, डॉट डॉट डॉट, यट या फिर कॉमा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है तुलना, एज डॉट डॉट एज अफर्मेटिव में, सो डॉट डॉट एज नेगेटिव में, इन डॉट डॉट के स्थान पर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। और देन से ज़्यादा या से अधिक, ये कंपेरेटिव डिग्री के पश्चात प्रयोग किया जाता है, THEN देन। इसके बाद आता है मैनर, एज वैसे, जैसे। इस प्रकार से ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इन्हें लर्न करेंगे तो हम सेंटेंस को कंपाउंड और इसको पहचानना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा है कॉम्प्लेक्स, सी ऑप्शन सही होगा इसका। डी पार्ट है चूज द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू टेल द टाइप ऑफ द नाउन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का नाउन का प्रकार बताने के लिए सर्व उपयुक्त विकल्प को चुनिए। इसमें हमें नाउन का प्रकार बताना है। नंबर 1, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि मेरा घनिष्ठ मित्र है। तो इसमें रवि को अंडरलाइन किया है, तो ये कौन सा नाउन है? ए कॉमन नाउन, बी कलेक्टिव नाउन, सी प्रॉपर नाउन, डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो रवि नाम है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो रवि प्रॉपर नाउन है, इसका सही ऑप्शन होगा सी। नंबर 2, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 40 स्टूडेंट हैं या विद्यार्थी हैं। तो इसमें हमें स्टूडेंट का नाउन बताना है, टाइप बताना है। ए मटेरियल नाउन, बी कॉमन नाउन, सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
डी कलेक्टिव नाउन। तो स्टूडेंट कॉमन नाउन है, ये जाति को बता रहा है, वर्ग को बता रहा है, तो ये कॉमन नाउन है। सही ऑप्शन होगा बी। इंडियन आर्मी डिफीटेड द एनिमी। भारतीय सेना ने दुश्मनों को परास्त कर दिया। डिफीटेड मीन्स हराया या परास्त किया। तो इसमें आर्मी का हमें नाउन का प्रकार बताना है। ए कलेक्टिव नाउन, बी कॉमन नाउन, सी प्रॉपर नाउन, डी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आर्मी क्या है? सैनिकों का एक समूह होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। सही ऑप्शन होगा ए। नंबर 4, आवर हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। हमारा घर पत्थरों से बना हुआ है। तो इस स्टोन का हमें नाउन बताना है। ए प्रॉपर नाउन, बी कॉमन नाउन, सी मटेरियल नाउन, डी कलेक्टिव नाउन। तो देखिए, पत्थर का प्रयोग घर को बनाने के लिए हुआ है। किसी भी चीज़ से कोई नई चीज़ बनाई जाती है, वस्तु बनाई जाती है, तो वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी मटेरियल नाउन। नंबर 5, द जज गेव जजमेंट इन आवर फेवर। जज ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया, जजमेंट दिया। तो जजमेंट जो है कैसा नाउन है? ए कॉमन नाउन, बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सी मटेरियल नाउन, डी कलेक्टिव नाउन। तो जजमेंट ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। बी ऑप्शन सही होगा। पार्ट 3 सी, टेल द टाइप ऑफ द प्रोनाउन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित शब्दों का प्रोनाउन का प्रकार हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज हॉट टुडे। आज गर्मी है। तो इसमें इट का प्रोनाउन बताना है। ए पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, बी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, डी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इट पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आता है, थर्ड पर्सन में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। नंबर 2, रीड द बुक्स दैट यू लाइक। उन किताबों को पढ़िए जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर दैट का हमें प्रोनाउन बताना है। ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, बी रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, सी कंजक्शन, डी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। तो दैट कंजक्शन भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ की नहीं आ रहा। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, जिसका मीनिंग वह होता है। तो इसका यदि हम अर्थ निकालते हैं, रीड द बुक्स दैट यू लाइक। उन किताबों को पढ़िए जो तुम्हें पसंद हो। तो दैट का अर्थ जो आ रहा है यहाँ पर, और दैट का संकेत बुक्स की ओर है, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। इसका सही ऑप्शन बी होगा। नंबर 3, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क। मैं इस कार्य को स्वयं करूँगा। तो माई सेल्फ का प्रोनाउन हमें बताना है। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, बी
इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम। सी रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। डी पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर ये सेल्फ फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रही है, और जब सेल्फ फॉर्म सब्जेक्ट के तुरंत बाद आती है तो वह इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। सही ऑप्शन इसका होगा बी। नंबर 4, द थीफ हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुश। चोर ने अपने आप को झाड़ी के पीछे छिपा लिया या चोर झाड़ी के पीछे छिप गया। तो यहाँ पर हिमसेल्फ ये कौन सा प्रोनाउन है? ए इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़तावाचक या दृढ़ता सूचक सर्वनाम। बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। सी इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। डी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। स्टूडेंट्स, जब कोई सेल्फ फॉर्म मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आती है, जैसे यहाँ पर रखी हुई है हेड वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है सेल्फ फॉर्म, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाएगा। यदि सब्जेक्ट के बाद आता है तो इम्फेटिक, और मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। 1 मस्ट डू वंस ड्यूटी। एक व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो इसमें 1 का हमें प्रोनाउन बताना है। तो ये क्या है? ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। बी इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। डी पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 someone, all, many, somebody, nobody, anybody, something, anything, nothing, ये सब हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। तो इसलिए ये 1 यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो सही ऑप्शन इसका बी होगा। ये लास्ट पार्ट है। चूज द टाइप ऑफ द वर्ब ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नांकित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वर्ब का प्रकार चुनना है। 4 विकल्प दे रखे हैं। नंबर 1, सी डिजायर्स टू इनवाइट मी। वह मुझे आमंत्रित करने की इच्छा करती है या रखती है। तो ये डिजायर्स जो है ये कैसी वर्ब है? ए लिंकिंग वर्ब। बी हेल्पिंग वर्ब। सी ट्रांजिटिव वर्ब। डी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो डिजायर कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसने वह क्या इच्छा करती है? टू इनवाइट मी, मुझे इनवाइट करने की। तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका हमें प्रश्न करने पर उत्तर मिला। क्या इच्छा करती है? वह क्या इच्छा करती है? टू इनवाइट मी, मुझे आमंत्रित करने का या निमंत्रित करने की इच्छा करती है। तो ये वर्ब हुई ट्रांजिटिव। डू यू ब्रश योर टीथ डेली। क्या तुम अपने दांतों को रोज साफ करते हो? तो यहाँ पर डू कैसी वर्ब है? ए ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। बी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब प्राथमिक सहायक क्रिया। सी लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया। डी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो वैसे तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है डू,
लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो स्टूडेंट्स डू प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंतर्गत आती है, सही ऑप्शन इसका बी होगा। नंबर 3 है वी मस्ट अबाइड बाई आवर कंट्री रूल्स। हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए। अबाइड बाई मीन्स पालन करना। तो इसमें मस्ट कैसी वर्ब है? ए ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया, बी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सी ट्रांजिटिव वर्ब, डी लिंकिंग वर्ब। जैसा हमने बताया वैसे मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है या मॉडल, ये हमें डिसाइड करना है। तो मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आती है, इसका सही ऑप्शन है बी। नंबर 4 यू शुड गिव अप स्मोकिंग। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो जिसमें गिव अप है, इस वर्ब को बताना एक कैसी वर्ब है? ए लिंकिंग वर्ब, बी फ्रेजल वर्ब, सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, डी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो स्टूडेंट्स किसी भी वर्ब में प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ देने से उसके मौलिक अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। गिव मीन्स होता है देना, लेकिन गिव अप मीन्स होता है त्यागना। तो ऐसी वर्ब जिनके बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब को जोड़ करके हम प्रयोग करते हैं तो उसका मौलिक अर्थ बदल जाता है, इसलिए ऐसी वर्ब्स को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। तो ये फ्रेजल वर्ब के अंतर्गत आती है गिव अप। नंबर 5 माई ग्रैंडफादर हैज़ ग्रोन वेरी ओल्ड। मेरे दादा बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। तो जो ग्रोन वर्ब आ रही है इसको बताना है किस प्रकार की है? ए फ्रेजल वर्ब, बी ट्रांजिटिव वर्ब, सी लिंकिंग वर्ब, डी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो स्टूडेंट जो ग्रोन है ये लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। जो लिंकिंग वर्ब है उसमें ग्रो, ये ग्रो की थर्ड फॉर्म है। ग्रो, टर्न, बीकम, रन, ये क्रियाएं हैं जो लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत प्रयोग की जाती हैं। तो इसलिए हमारी ग्रोन वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब हुई। तो ये थे हमारा फर्स्ट मंथली टेस्ट का ये पैटर्न क्वेश्चन पेपर का। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।